नमस्कार। आप सभी का बायजूस आईएएस हिंदी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 20 मई 2021 को द हिंदू समाचार पत्र में प्रकाशित प्रमुख समाचारों और आलेखों का विश्लेषण करेंगे। ये क्लास सिविल सेवा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही लाभदायक रहने वाली है। क्लास का पूरा फायदा उठाने के लिए अंत तक मेरे साथ में बने रहिए। और सबसे पहले देखते हैं आज के विषयों की सूची को। हम लोग सबसे पहले देखेंगे सामाजिक सुरक्षा पर संहिता के संदर्भ में कुछ विषयों को। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय हमारा देश कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं और प्रवासी मजदूरों की आजीविका की सुरक्षा के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इसके बाद अगला विषय होगा भारत पाकिस्तान व्यापार संबंध। इसके बाद न्याय संगत सामाजिक व्यवस्था को हम लोग देखेंगे। फिर डीडी इंटरनेशनल, उसके बाद डीएपी उर्वरकों पर सब्सिडी, फिर रूस चीन परमाणु सहयोग, उसके बाद ताइवान जलडमरू मध्य, इसके बाद नॉर्ड स्ट्रीम 2, सबसे अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करेंगे और इनके उत्तरों को किस प्रकार से लिखा जाए उसको भी हम लोग देखेंगे। आइए शुरू करते हैं सामाजिक सुरक्षा पर संहिता के संदर्भ में अपनी चर्चा को। इस समाचार को पेज संख्या 6 से लिया गया है। इसे हम GS2 सोशल जस्टिस या जो पॉलिटी का हमारा सेगमेंट है उसके साथ भी जोड़ सकते हैं। अ कोलाज ऑफ लॉज दैट लीव्स द वर्कर आउट इन द कोल्ड। सामाजिक सुरक्षा पर नई संहिता में सुधारों की वकालत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं लेखक। यहां पर यह विषय बताया जा रहा है कि सामाजिक सुरक्षा की सबको उपलब्धता अभी भी एक अधूरी आकांक्षा बनी हुई है, खास तौर पर अनौपचारिक श्रमिकों के संदर्भ में, जबकि ये श्रमिक बल 91% कार्य बल का निर्माण करते हैं। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के संदर्भ में क्षेत्रीय स्तर पर लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। जो प्रवासी श्रमिक हैं वो अपने गृह राज्यों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। इस तरह से उनकी आजीविका पर एक बड़ा संकट आ गया है। ऐसे में अगर सरकार के द्वारा न्यूनतम आय गारंटी के संदर्भ में कुछ प्रावधान किए जाते तो जो भी हमारे प्रवासी श्रमिक हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं, वो कर्ज में फंसने से बच जाते। और इस समय इन्हें ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज प्राप्त हो रहा है। अगर हम बात करें वित्तीय वर्ष 2021-22 की, इस समय स्वास्थ्य व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता थी, लेकिन हमें दिखाई यह पड़ रहा है कि स्वास्थ्य पर जो व्यय है वो बढ़ा नहीं है, अपितु पुराना जैसा ही बना हुआ है। लेखक यहाँ पर हमारा ध्यान खींचते हैं कि कोविड-19 के वैक्सीन पर जो व्यय किया जा रहा है उसको अगर हम छोड़ दें तो स्वास्थ्य सेवाओं पर जो व्यय है वो जीडीपी के 1% से कम ही है, जबकि समय की मांग थी कि इस व्यय को और आगे बढ़ाया जाए ताकि समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनका स्वास्थ्य पर जो व्यय है उसे कम किया जा सके। लेखक हमारा ध्यान इस तरफ भी खींचते हैं कि असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनके लिए सामाजिक सुरक्षा के जो प्रावधान किए गए हैं उनका लाभ उठाने के लिए इन श्रमिकों को एक ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पंजीकरण करना पड़ेगा, तभी वो इसका लाभ उठा पाएंगे। कुछ ऐसे ही प्रावधान 2008 में कई सारे राज्यों के अंदर में किए गए थे असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से, लेकिन वहां पर भी ऑनलाइन पंजीकरण का यह कार्य करना ही था। अब यहां पर लेखक विषय उठाते हैं कि जो हमारे श्रमिक हैं वो इतने जागरूक नहीं है इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में और ऑनलाइन पंजीकरण के बारे में। वो इन सुविधाओं का लाभ कैसे उठा पाएंगे? वर्तमान में कोविन, जो कि एक सरकारी ऐप है, जिन लोगों को वैक्सीन लगवाना है उन्हें इस पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। हमारे देश के अंदर में निश्चित रूप से डिजिटल इकोनॉमी के अंदर में एक वृद्धि हुई है। एक आधारभूत ढांचा बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी इसकी पहुंच बहुत छोटे क्षेत्र तक है, बहुत छोटी जनसंख्या तक है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी जनसंख्या का वैक्सीनेशन ऑनलाइन माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से एक बड़ी चुनौती दिखाई पड़ती है। प्रवासी श्रमिकों के लिए विभिन्न राज्यों के मध्य आपसी सहयोग भी आवश्यक है, क्योंकि
ये प्रवासी श्रमिक अलग अलग राज्यों के अंदर में जा करके काम करते हैं और अगर राज्यों के मध्य में अच्छा सहयोग होगा तो इन श्रमिकों की स्वास्थ्य रक्षा, भोजन की सुरक्षा और अन्य सुविधाएं भी इनको प्राप्त होती रहेंगी। इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से, इस नए कोड के माध्यम से मातृत्व लाभ को आगे बढ़ाया गया है और यहाँ पर यह कहा गया है कि मातृत्व लाभ वर्तमान में 10 या अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होगा, लेकिन इसको यूनिवर्सल नहीं बनाया गया है, मतलब सार्वभौमिक नहीं किया गया है और ऐसे में असंगठित क्षेत्र इसमें शामिल नहीं होगा। हम सभी ये जानते हैं कि भारत में महिलाओं के लिए काम करने की जो दशाएं हैं वो उतनी अच्छी नहीं है और ऐसे में अगर सरकार के द्वारा मातृत्व लाभ को सार्वभौमिक नहीं बनाया जाएगा तो महिलाओं के लिए कार्य करना और कठिन हो जाएगा। मैं आशा करता हूं मातृत्व लाभ को आप जानते हैं। जो बच्चे नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूं कि प्रत्येक महिला अपने जीवन के अंदर में कभी न कभी गर्भ धारण करती है। वो स्थिति ऐसी होती है कि जहां पर एक महिला के लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में महिलाओं को कार्य की सुरक्षा प्रदान करने के संदर्भ में और उस समय उन्हें आर्थिक हानियां ना हो, मातृत्व लाभ की योजनाओं को आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। अगला विषय इसमें है कर्मचारी भविष्य निधि। तो वर्तमान संहिताएं जो हैं उसमें यह कहा गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना पहले की तरह हर उस प्रतिष्ठान पर लागू होगी जिसमें 20 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। अभी भी कई सारे असंगठित क्षेत्र के प्रतिष्ठान हैं जहां पर कर्मचारी भविष्य निधि, दैट इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की जो योजना है वो लागू नहीं है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा श्रमिक वर्ग है जो इसकी पहुंच से बाहर है। इसके अतिरिक्त ग्रेच्युटी का भुगतान, ग्रेच्युटी क्या होती है? जब किसी व्यक्ति का रिटायरमेंट होता है या नौकरी छूट जाती है तो उस समय उसे कुछ उपदान दिए जाते हैं जिन्हें ग्रेच्युटी कहते हैं। तो नई संहिता के माध्यम से इसके भुगतान का विस्तार तो किया गया है, लेकिन फिर से समस्या है कि अनौपचारिक क्षेत्र के अंदर में जो लोग काम करते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज जिनके ऊपर में किसी किस्म के नियामक नहीं है, तो वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके श्रम की रक्षा, उनके जीवन की रक्षा का क्या होगा? निश्चित रूप से सरकार को इस दिशा में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश के अंदर में हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऐसा है जो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर में काम करता है, जो मुख्य धारा से दूर है। स्टूडेंट्स, हमारा अगला समाचार पेज संख्या 7 से लिया गया है। इसे हम GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ जोड़ सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य व्यापारिक संबंध हमेशा से उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। हाल ही में कुछ संकेत मिल रहे थे जिनसे लग रहा था कि दोनों देशों के जो संबंध हैं वो शायद फिर से पटरी पर आ जाएंगे। इन्हीं सब के बीच में पाकिस्तान ने भारत से चीनी, कपास और सूती धागे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालिया जो घटनाक्रम है इनकी शुरुआत हम लोग देखते हैं 2019 से। 2019 में जब कश्मीर में पुलवामा आतंकी हमला हुआ और उसके बाद भारत के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई पाकिस्तान के क्षेत्रों में, तो इन्हीं सब के बीच में भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया था और पाकिस्तान से जो भी वस्तुएं भारत में आयात की जा रही थी उनके ऊपर में 200% का सीमा शुल्क भी लगा दिया था। अब मोस्ट फेवर्ड नेशन का कॉन्सेप्ट यह होता है कि जब किन्हीं दो देशों के बीच में व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए जो अत्यधिक वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं के ऊपर में कम से कम शुल्क लगाए जाते हैं या जीरो टैरिफ लगाए जाते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन। जो दर्जा भारत ने पाकिस्तान को दिया था आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए, लेकिन 2019 के आतंकी हमले के बाद हमने इसे वापस ले लिया। इसके अलावा कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो अपवाद स्वरूप होती हैं, एक्सेप्शनल केस में आती हैं, तो उनका व्यापार चलता रहता है। तो ऐसी वस्तुओं पर भी भारत सरकार ने 200% का सीमा शुल्क लगा दिया था कि वो वस्तुएं पाकिस्तान भारत को बेचने ना पाए। अब इसके बाद जब भारत ने जम्मू कश्मीर की ऑटोनॉमी को, उसकी स्वायत्तता को रद्द किया, उसे एक यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया, तो पाकिस्तान ने द्विपक्षीय व्यापार को निलंबित कर दिया। अब यहां पर जरा आप लोग ध्यान रखना कि भारत ने पाकिस्तान से
आयात होने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया था, सीमा शुल्क लगाया था इतना ज्यादा। लेकिन पाकिस्तान को निर्यात के संदर्भ में भारत ने कोई कठोर फैसला नहीं लिया था कि उनको हम वस्तुएं बेच सकते थे, वो खरीद सकते थे हमसे। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, भारत से होने वाले आयात निर्यात दोनों को ही निलंबित कर दिया। तो ये अंतर यहां पर जरा आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर हम भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार के इतिहास पर निगाह डालें तो 1965 का जब युद्ध हुआ था तो उसके बाद 1974 में व्यापार फिर से आरंभ हुआ था। इस बार भी जब व्यापार का निलंबन हुआ तो पाकिस्तान ने भारत से दवाओं और अन्य जरूरी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध हटा दिए हैं। इन्हीं सब के बीच में हमारे सामने एक डेटा आया कि भारत ने पाकिस्तान को 357 उत्पादों का निर्यात किया और पाकिस्तान से 25 उत्पादों का आयात किया। इसकी जानकारी कैसे प्राप्त होती है? दो देशों के बीच में या कई अन्य देशों के बीच में जब व्यापार होता है तो यहां पर जो प्रोडक्ट होते हैं उनको कैटेगराइज किया जाता है। इसके लिए एक कोडिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है जिसे हम लोग HS या हार्मोनाइज्ड सिस्टम कहते हैं। हम जब यहां पर देखते हैं तो इससे एक लाभ यह प्राप्त होता है कि एक तो वस्तुओं की कैटेगरी डिसाइड की जा सकती है और कौन सी वस्तु के ऊपर में कितना टैरिफ या शुल्क लगाया जाना है उसका भी निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कौन सी वस्तु किस देश से आ रही है इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, वर्तमान जो व्यापार है वो तब हुआ जब निर्यात और आयात दोनों पर पाकिस्तान ने पूर्ण प्रतिबंध लगा रखे हैं। अत्यधिक अपवाद स्वरूप स्थिति में व्यापार दोनों देशों के बीच में इतना हो रहा है जब इतने प्रतिबंध हैं। ये स्थिति इस बात को दिखाती है कि दोनों देश कई सारे मामलों में एक दूसरों पर निर्भर करते हैं। इन विषयों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। हम अगर यहाँ पर इस विषय पर ध्यान दें कि पाकिस्तान ने जो व्यापार प्रतिबंध कुछ चीजों में हटाए हैं उससे कारण क्या है, तो कारण है मुख्य रूप से तीन। पहला, कच्चे माल में कमी, दूसरा भारत से सस्ता आयात और तीसरा है उच्च घरेलू मांग और कीमतें। आइए देखते हैं। पाकिस्तान ने कपास के आयात पर प्रतिबंध हटाने का जो निर्णय लिया है उसका बड़ा कारण है कि उनके यहाँ पर स्थानीय स्तर पर कपास की पैदावार कम हुई है और जो वहां का वस्त्र उद्योग है वो कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। और अगर वो कपास अमेरिका से या ब्राजील से मंगाएंगे या चीनी भी वहां से मंगाएंगे तो आयात उनको महंगा पड़ेगा और वस्तुएं आने में भी समय लगता है। भारत से अगर इसी व्यापार को आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से ये जल्दी हो जाता है। उच्च घरेलू मांग और कीमतें, पाकिस्तान के अंदर में चीनी की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, उनकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, घरेलू मांग बहुत ऊंची है। अपने देश के अंदर में समस्याओं को दूर करने के लिए भी पाकिस्तान ने भारत से चीनी आयात पर जो प्रतिबंध है उनको हटाने का निर्णय किया था। अंतिम समय में आकर के उसने फिर से प्रतिबंध लगा दिए। स्टूडेंट्स, इस समाचार को पेज संख्या 6 से लिया गया है। GS2 पॉलिटी के साथ में इसको हम लोग जोड़ेंगे। इसको लिखा है सुरत पार्थ सारथी ने, जो कि एडवोकेट है मद्रास हाई कोर्ट के अंदर में, और इनके जो एडिटोरियल्स होते हैं बड़े शानदार होते हैं। आइए देखते हैं जरा इस विषय को। हालांकि इस विषय को पिछली क्लासेस में भी हम लोग कई बार देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ नए विषय भी हमारे सामने जुड़े हैं, तो जरा उनको जोड़ करके इस पूरे विषय को पुनः देख लेते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण का जो विषय था उसको रद्द कर दिया है और सुरत पार्थसारथी कहते हैं कि इस जजमेंट के अंदर में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि सामाजिक व्यवस्था को न्यायसंगत बनाने की दिशा में एक अच्छी प्रगति के रूप में देखी नहीं जा सकती हैं, अर्थात एक समस्या है वहां पर। वो सूरत यहां पर इस बात को भी कहते हैं कि पिछड़ेपन का निर्धारण करने में राज्यों की शक्ति को कम करना संघवाद को प्रभावित करता है। दरअसल इसका संदर्भ है 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के साथ में, जो कि बैलेंस ऑफ पावर्स को इंडिकेट करता है। तो आइए जरा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दैट इज सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स, कि केंद्र और राज्य मिल करके समस्याओं को सुलझाएंगे, शक्तियों का बंटवारा संतुलित रूप से होगा केंद्र और राज्यों के बीच में। मैंने अभी आपको बताया कि मराठा आरक्षण संबंधी कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन यहां पर यह बात भी कही गई
कि अब तक इस आरक्षण के तहत जो नियुक्तियां हो गई हैं उन नियुक्तियों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा, लेकिन भविष्य में उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने एक विषय और था कि क्या जो राज्य हैं उनकी शक्तियां कम की गई हैं 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो यहां पर विषय है कि राज्य के पास सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनकी पहचान करने का अधिकार है या नहीं है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित एससीबीसी की जो सूची होगी, एससीबीसी समझ रहे होंगे आप लोग, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अब जो ये केंद्रीय सूची होगी, राज्य केवल इस सूची में बदलाव से संबंधित सिफारिशें कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ठीक है, राज्य पहचान कर लेगा, लेकिन केंद्र को वो केवल सिफारिश कर सकता है, वो इस बात का दावा नहीं कर सकता है कि जो हमने कहा है वो आप करिए ही करिए। जो यहां पर प्रश्न था कि जो 102वां संविधान संशोधन है क्या वो संघीय ढांचे का उल्लंघन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा है कि यह संघीय ढांचे का उल्लंघन नहीं कर रहा है और इसकी संवैधानिक वैधता बनी रहेगी। इस सवाल पर इन 5 जजों के बीच में मतभेद रहा कि क्या इसने राज्यों की एससीबीसी की पहचानने की शक्ति को प्रभावित किया है। आइए हम लोग जरा 102वें संविधान संशोधन अधिनियम को देख लेते हैं। 2018 में आया था ये, और इस अधिनियम के तहत अनुच्छेद 338 बी और 342 ए को संविधान में जोड़ा गया था। 338 बी जो है पिछड़े वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना से संबंधित है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 342 ए राष्ट्रपति को राज्य में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों को अधिसूचित करने का अधिकार प्रदान करता है। और ध्यान रखना, इसी लिस्ट के अंदर में राज्य केवल संशोधन प्रस्तावित कर सकते हैं, कोई दावा नहीं कर सकते हैं किसी प्रकार के अधिकारों का। अब अगर मराठा आरक्षण के पूरी पृष्ठभूमि को हम देखें तो 2017 में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एनजी गायकवाड़ की अध्यक्षता में गठित 11 सदस्यीय आयोग ने मराठा समुदाय को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के तहत आरक्षण देने की सिफारिश की थी। लेकिन अभी हालिया संदर्भों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो मराठा समुदाय है वो महाराष्ट्र के अंदर में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग नहीं है, और इसी आधार पर उन्होंने इसे रद्द किया है। फिर 2018 में इसी क्रम के अंदर में महाराष्ट्र विधानसभा ने मराठा समुदाय के लिए 16% आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया, और बाद में इसी को बरकरार रखते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि आरक्षण की सीमा 16% की बजाय शिक्षा में 12% और नौकरियों में 13% से अधिक नहीं होने चाहिए। मतलब कि थोड़ा सा बदलाव किया बॉम्बे हाईकोर्ट ने। यहीं पर समझने वाली बात आती है कि 12% शिक्षा में, 13% नौकरियों में। अब इन दोनों को जब एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन के अंदर में जोड़ा गया तो शिक्षा में रिजर्वेशन पहुंच गया 64% और नौकरियों में पहुंच गया 65%। मतलब ये इंदिरा साहनी केस के अंदर में आरक्षण की जो 50% की उच्चतम सीमा तय की गई थी उससे आगे निकल गया। तो अब देखिए इंदिरा साहनी केस आ गया तो थोड़ा सा उसका जिक्र भी आवश्यक हो जाता है। अब यहां पर स्टूडेंट्स 1992 का जो इंदिरा साहनी मामला है वो सामने इसलिए आ गया क्योंकि यह विषय जब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तब सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की एक पीठ का गठन किया और इसको यह कहा गया कि इस पूरे विषय पर आपको निर्णय देना है, इसकी संवैधानिकता का परीक्षण करना है। और जब यह पीठ गठित की गई थी उसी समय कई सारे एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाया था कि इंदिरा साहनी केस के अंदर में जो न्यायाधीश थे वो 9 थे और वर्तमान मामले में 5 न्यायाधीश थे। और ये एक जानने योग्य बात है कि केवल एक बड़ी पीठ ही सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय को संशोधित कर सकती है। मतलब कि अगर इस पीठ को बहुत गंभीरता से गठित करने की हम बात की चर्चा करें तो राज्य यहां पर यह कह रहे थे कि वर्तमान पीठ में कम से कम 11 जज या 13 जज होने चाहिए, तब ही कोई महत्वपूर्ण निर्णय हमारे सामने उभर के आ सकता है। तो ये बात तो शुरुआत से ही स्पष्ट हो रही थी कि इंदिरा साहनी निर्णय को पलटा तो नहीं जाएगा क्योंकि यहां पर जजों की संख्या केवल 5 है
और पहले 9 थी। अब इंदिरा साहनी केस के अंदर में यह कहा गया कि केवल असाधारण परिस्थितियों में ही 50% की जो कैपिंग है रिजर्वेशन में, उसमें ढील दी जा सकती है, और इसी का प्रयोग करके तमिलनाडु के अंदर में इस नियम के अंदर में ढील दी गई थी। स्टूडेंट्स, अब यहां पर सुरत एक बहुत अच्छा विषय लेकर के सामने आते हैं। वो कहते हैं कि केरल राज्य बनाम एनएम थॉमस 1975 का मामला था, जो कि इंदिरा साहनी केस के पहले का विषय था, और इसमें आरक्षण के विषय में यह कहा गया कोर्ट के द्वारा कि आरक्षण जो है वो संविधान द्वारा समान व्यवहार की मूल गारंटी में ही निहित है। तो आरक्षण हमारे संविधान के अंदर में अपने आप निहित है, बस उसको उभारने के लिए सरकार के द्वारा कुछ संशोधन किए जा सकते हैं उसको और मजबूत बनाने के लिए, ताकि उसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अच्छा, आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि सिविल सेवा परीक्षा के अंदर में आप जब अपीयर हो रहे हैं और आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, और वहां पर अगर इंटरव्यू बोर्ड के अंदर में या मेंस के अंदर में कहीं पर भी आरक्षण के संदर्भ में आपसे आपके विचार पूछे जाएं, तो आप इन 2 लाइंस को और केरल राज्य बनाम एनएम थॉमस मामले को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। बहुत महत्वपूर्ण होगा इसका उल्लेख किया जाना आपके द्वारा, चाहे वो इंटरव्यू हो चाहे उत्तर लेखन हो। तो यहां पर क्या कहा गया एनएम थॉमस मामले में कि आरक्षण जो है वो एक प्रकार की सकारात्मक कार्यवाही है, एक प्रकार का अफर्मेटिव एक्शन है। और सुरत यहां पर कहते हैं कि एक तरफ तो कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि आरक्षण समान व्यवहार को प्राप्त करने के लिए एक प्रकार की सकारात्मक कार्यवाही है, मतलब कि सोशल जस्टिस को लागू करने के लिए एक उपकरण है आरक्षण। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट आरक्षण के ऊपर 50% की एक सीमा भी लगा रहा है। तो ये अपने आप में एक प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न करता है, जिसके संबंध में कोर्ट को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता थी। लेकिन मूलभूत समस्या यहां पर हमें कहां दिखाई पड़ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो पीठ बनाई गई उसके अंदर में अगर जजों की संख्या इंदिरा साहनी केस में जो जज थे उससे अधिक होती, तो हम शायद उम्मीद कर सकते थे कि यहां पर एक लैंडमार्क जजमेंट आएगा। हमारा अगला समाचार स्टूडेंट्स पेज संख्या 8 से लिया गया है, और इसको आप जीएस प्रीलिम्स के साथ में जोड़ करके देख सकते हैं। डीडी इंटरनेशनल टू प्रेजेंट इंडिया स्टोरी। आइए देखते हैं इससे जुड़े हुए प्रमुख तथ्यों को। दूरदर्शन ने इस बात को कहा है कि वो डीडी इंटरनेशनल अर्थात दूरदर्शन इंटरनेशनल को लॉन्च करेंगे और दुनिया को विभिन्न विषयों पर भारत के दृष्टिकोण से परिचित करवाने के लिए कार्य करेंगे। इस संदर्भ में दूरदर्शन ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को जारी किया है, जिसका उद्देश्य है एक सलाहकारी संस्था की सेवाएं प्राप्त करना, जिसके माध्यम से दूरदर्शन डीडी इंटरनेशनल के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सके। यहां पर कुछ विशेषज्ञ इस बात की तरफ ध्यान खींच रहे हैं कि वर्तमान समय में भारत सरकार की कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर को हैंडल करने में जो एक असफलता रही है, उसके संदर्भ में जो आलोचनाएं की जा रही हैं वैश्विक स्तर पर, उसके परिप्रेक्ष्य में डीडी इंटरनेशनल का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया है। भारत इसके माध्यम से वैश्विक स्तर पर जो महत्वपूर्ण विषय होंगे उस पर अपनी राय रखेगा, दूरदर्शन की वैश्विक पहुंच सुनिश्चित होगी, और इसके लिए दूरदर्शन मुख्य रूप से लाइव स्ट्रीमिंग का प्रयोग करेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इसके अलावा अन्य देशों के अंदर में चुनिंदा प्रसारकों के जो ब्रॉडकास्टर्स हैं अलग अलग देशों के, उनके माध्यम से भी द्विपक्षीय वितरण व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। जैसे मैं आपको एक अच्छा उदाहरण देता हूं, भारत के अंदर में एक न्यूज चैनल है एनडीटीवी, और वो एक शो लेकर के आते हैं बीबीसी के साथ में मिल करके, जो कि लंदन स्थित संस्था है। ऐसे ही भारत भी अन्य देशों के अंदर में जो स्थित प्रसारक हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनके साथ मिल करके अपने विचारों को पहुंचा सकता है वहां तक। अगला समाचार है स्टूडेंट्स पेज संख्या 9 से, इसको भी जीएस प्रीलिम्स के साथ में जोड़ेंगे। सेंटर रेजेस सब्सिडी ऑन डीएपी फर्टिलाइजर्स, नो हाइक फॉर फार्मर्स। अब यहां पर केंद्र सरकार ने डाई अमोनियम फास्फेट या NH4 का होल्ट वाइज HPO4 या डीएपी उर्वरक, नाम ध्यान रखेंगे और केमिकल फॉर्मूला विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। खरीफ फसलों की बुवाई की जानी है,
ऐसे में किसानों को उर्वरकों की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में डीएपी के उत्पादन में जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कंपाउंड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड है, जैसे कि अमोनिया है, इनकी जो अंतरराष्ट्रीय कीमत है उसमें 60 से 70% की वृद्धि हुई है। यहां पर चैलेंज ये था कि जो हमारे किसान हैं उन पर इस मूल्य वृद्धि का असर नहीं पड़ना चाहिए, और इसी संदर्भ में भारत सरकार ने इस बात का निर्णय लिया कि हम सब्सिडी को और बढ़ा देंगे ताकि किसानों के ऊपर में मूल्य वृद्धि का असर ना पड़े और हमारे देश के अंदर में खरीफ की जो बुवाई है उस पर भी नकारात्मक असर ना पड़े। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वर्तमान समय में जो मूल्यों में वृद्धि हुई है इंटरनेशनल मार्केट में, उसके आधार पर डीएपी की एक बोरी की वास्तविक कीमत अब 2400 रुपए के आसपास हो गई है, लेकिन किसानों को इस सब्सिडी के माध्यम से यह केवल 1200 रुपए की पड़ेगी। मैं आपको इस बात को भी बताता हुआ चलूं कि भारत के अंदर में सबसे बड़ा जो उर्वरक उत्पादक है वो इफ्को है, और इफ्को का फुल फॉर्म और कुछ बिंदु आपको पता होने चाहिए। फुल फॉर्म आपके सामने है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। ध्यान रखना, सहकारी संस्था है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुख्यालय दिल्ली के अंदर में स्थित है। स्टूडेंट्स, हमारा अगला समाचार पेज संख्या 13 से है। जीएस प्रीलिम्स के साथ में इसको भी हम जोड़ेंगे। पुतिन एंड शी जिनपिंग हेल टाइज एट लॉन्च ऑफ वर्क ऑन न्यूक्लियर प्लांट्स इन चाइना। इस बात को दोनों देशों ने दोहराया, चीन और रूस ने, कि उनके जो संबंध हैं वो हालिया दिनों में काफी मजबूत हुए हैं। अब यहाँ पर तियानवान और जुदाबाओ ये जगहें चीन के अंदर में स्थित हैं। यहाँ पर नई परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की इकाइयों की स्थापना के संदर्भ में एक समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें पुतिन और शी जिनपिंग दोनों लोग ही शामिल हुए। तियानवान संयंत्र जो है 2007 से काम कर रहा है, जबकि जुदाबाओ स्टेशन अभी भी निर्माणाधीन है। ध्यान रखना, यह प्रोजेक्ट रूस और चीन दोनों मिलकर चला रहे हैं। आप मानचित्र को यहाँ पर देख सकते हैं, ये जुदाबाओ का क्षेत्र है, यहाँ पर ये देखिए, और यहाँ पर आप तियानवान का क्षेत्र भी देख सकते हैं। और ये जो पूरा मानचित्र है चीन के अंदर में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको दिखा रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि चीन ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कितना अधिक निवेश किया हुआ है। स्टूडेंट्स, हमारा अगला समाचार इसे भी पेज संख्या 13 से ही लिया गया है। जीएस प्रीलिम्स के साथ में भी इसको जोड़ेंगे। चाइना प्रोटेस्ट यूएस नेवी पैसेज वाया ताइवान स्ट्रेट। दरअसल अमेरिका की नौसेना के 7वें बेड़े के एक जहाज जिसका नाम है यूएसएस कर्टिस बिल्बर, इसने ताइवान जलडमरू मध्य को पार किया और चीन ने इसका विरोध किया। अमेरिका ने कहा कि हमने जो कुछ भी किया है वो अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुरूप किया है और एक मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अगर आप लोग इसको भारत के साथ में जोड़े तो अमेरिका ने ऐसी ही घटना को अंजाम भारतीय समुद्र में भी दिया था, जहां पर इंडियन नेवी ने कहा था कि यह हमारा जलीय क्षेत्र है जहां से अमेरिका की नेवी गुजरी है, और अमेरिका ने कहा था कि हमने जो कुछ भी किया है वो अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत किया है। ये कुछ मिलती जुलती घटना है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में आता है और इसी के करीब में ताइवान का क्षेत्र है, जिसे चीन अपने क्षेत्र के रूप में मानता है, दावा करता है इसके ऊपर में। जरा मानचित्र में देखते हैं इन चीजों को, अच्छे से समझ में आएगा आपको। यहां पर देखिए, यह ताइवान स्ट्रेट का क्षेत्र है, जो कि ताइवान जिसका ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, चीन जिसका ऑफिशियल नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इन दोनों को अलग अलग करता है। मुख्य रूप से यह क्षेत्र साउथ चाइना सी के साथ में जुड़ा हुआ है। अब आपको और अच्छे से याद आ गया होगा कि दक्षिणी चीन सागर चीन की दुखती रग के जैसा है। वो यहाँ पर बड़े सारे दावे करता रहता है जिसका अंतरराष्ट्रीय समुदाय के द्वारा विरोध किया जाता है। मैं अगर चीन और ताइवान के बारे में कुछ बातें आपको बताऊं तो जब चीन के अंदर में कम्युनिस्ट शासन स्थापित हुआ तो उस समय चीन के अंदर में जो राजवंशों के लोग थे वो ताइवान द्वीप के ऊपर में चले गए और उन्होंने इसे रिपब्लिक ऑफ चाइना घोषित किया। अमेरिका द्वारा ताइवान की सरकार को समर्थन दिया गया। शुरुआती दौर में ताइवान के अंदर में भी तानाशाही रही, लेकिन धीरे धीरे ताइवान लोकतंत्र की तरफ मुड़ता हुआ चला गया
और आज वहां पर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार है। और जबकि चीन के अंदर में मानवाधिकारों का, अभिव्यक्ति की आजादी का लगातार दमन होता रहता है। दोनों देशों का एक साझा इतिहास होते हुए भी दोनों की शासन प्रणालियां बहुत हद तक अलग हो चुकी हैं और चीन एक हद तक ताइवान की जो लोकतांत्रिक शासन पद्धति है उसको अपने लिए खतरा मानता है और गाहे बगाहे वो ताइवान के ऊपर में दबाव डालने के प्रयास करता ही रहता है। एक हद तक आपको समझ में आया होगा यहाँ पर चीन और ताइवान के विषय में जितना इस छोटे से समय सीमा के अंदर में आपको बताया जा सकता था। कभी अगर मौका मिला तो हम विस्तार से चर्चा कर पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर चांग काई शेक वगैरह की एंट्री हुई और कैसे ताइवान धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुआ। तो वो एक बहुत लंबा विषय हो जाता है विश्व इतिहास के अंदर में और इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर में। अगला समाचार पेज संख्या 13 से ही लिया गया है। जीएस प्रीलिम्स के साथ में इसको हम लोग जोड़ेंगे। यूएस टू वेव सैंक्शंस ऑन फर्म बिहाइंड रशियाज नॉर्ड स्ट्रीम 2। दरअसल ये एक गैस पाइपलाइन की योजना है स्टूडेंट्स। नॉर्ड स्ट्रीम 2 रूस यूरोप तक इस पाइपलाइन के माध्यम से अपने जो गैस वगैरह है उसको पहुंचाना चाहता है। पहले यूक्रेन के रास्ते से इसको लेकर के जाना था, लेकिन अब यूक्रेन को क्रॉस करके बाल्टिक सागर के साथ साथ में इस प्रोजेक्ट को रूस की जो ऊर्जा कंपनी है गैसप्रोम और जो पश्चिम में उसके साझेदार हैं वो मिल करके इसका निर्माण कर रहे हैं। अब अमेरिका ने यहां पर इस बात को स्पष्ट किया है कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो गैस पाइपलाइन है इस पर हमने जो प्रतिबंध लगाए थे उनको इसलिए हटा रहे हैं ताकि हम जर्मनी को यह संदेश दे सकें कि हम अभी भी जर्मनी के साथ में हैं। दरअसल स्टूडेंट्स मैं आपको यहां पर यह बात याद दिला दूं कि डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में जर्मनी और अमेरिका के जो संबंध हैं वो एक गिरावट के दौर तक पहुंच गए थे। काफी गिरावट आ गई थी इनके संबंधों में और अभी जो वर्तमान सरकार है अमेरिका में वो जर्मनी के साथ सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है और इसी के लिए उन्होंने इस कदम को उठाया है। हालांकि उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण दिया बाद में कि वो अब भी मतलब अमेरिका अब भी नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो गैस पाइपलाइन है उसका विरोधी है, लेकिन ये जो किया है वो जर्मनी के लिए किया है। आप लोग इस मानचित्र को देखिए और ये रूस के क्षेत्र हैं स्टूडेंट्स, जर्मनी के क्षेत्र हैं और ये जो पुराना वाला प्रोजेक्ट है नॉर्ड स्ट्रीम 1 कह सकते हैं आप, और जो डॉटेड लाइंस हैं ये है नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट जिसके माध्यम से रूस अपने जो गैस के जो प्रोडक्ट हैं जो गैस है उसको वो यूरोप की मार्केट तक पहुंचाएगा, जिसके माध्यम से रूस ऊर्जा क्षेत्र के अंदर में अपनी पहुंच को मजबूत करेगा। आप यहाँ पर जो नियर बाई कंट्रीज हैं उनको भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, पोलैंड का क्षेत्र है, यहाँ फिनलैंड का क्षेत्र है, स्वीडन का क्षेत्र है, डेनमार्क के क्षेत्र भी हैं, तो और ये बाल्टिक सी जिसकी मैंने अभी बात की थी। इस तरीके से जब आप चीजों को देखते रहते हैं तो ज्योग्राफी के अंदर में जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं आपके वो भी तैयार होते हुए चले जाते हैं। तो इसी तरीके से तिनका जोड़ के ही तैयारी होती है सिविल सर्विसेज की। हम लोग अब पहुंच चुके हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों तक। पहला प्रश्न है वर्तमान श्रम संहिताएं भारत में श्रम सशक्तिकरण पर कितना प्रभाव डाल सकती हैं, चर्चा करें। साथ ही संहिताओं से जुड़ी चुनौतियों पर भी चर्चा करें। 250 शब्द 15 अंक। भूमिका में सबसे पहले श्रम संहिताओं का आप परिचय देंगे कि कैसे जो पुराने लेबर कोड थे उनको जोड़ करके एक लेबर कोड लाने का प्रयास किया गया। इसके बाद श्रम सुधारों की जो आवश्यकता है, जरूरत है, उसको बताइए। उसके बाद मुख्य भाग के अंदर में ही जो असंगठित क्षेत्र है उनको सामाजिक सुरक्षा की अधिक आवश्यकता है, इस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। उसके बाद महामारी के समय में स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि की जानी चाहिए और श्रम संहिताओं के अंदर में सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए जो कुछ मुख्य लाभ हैं और उनकी जो सीमाएं हैं इन दोनों का वर्णन आप कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। निष्कर्ष रूप में जमीनी सुधारों की अधिक आवश्यकता है। प्लान्स तो हमारे पास बहुत अच्छे हैं, योजनाएं बड़ी अच्छी हैं और अलग अलग विभागों और राज्यों के मध्य सामंजस्य की आवश्यकता है ताकि श्रम संहिताओं के अंदर में जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सके। अगला प्रश्न है भारत पाकिस्तान के व्यापार संबंधों में उतार चढ़ाव पर टिप्पणी कीजिए। ऐसा प्रश्न जो है 150 शब्द 10 अंक बहुत होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉल्यूम तो है नहीं
भारत और पाकिस्तान के व्यापार का। लेकिन जो आइटम्स यहां पर एक्सचेंज होते हैं, जिन वस्तुओं का व्यापार होता है, वो वस्तुएं महत्वपूर्ण है। कहने का अर्थ आप लोग समझ रहे होंगे कि पैसे के संदर्भ में आप देखेंगे तो मनी का वॉल्यूम नहीं है इतना, लेकिन प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट है। देखते हैं जरा इसको। सबसे पहले द्विपक्षीय व्यापार जो है भारत और पाकिस्तान के बीच, उसके महत्व को आप प्रदर्शित करें। मुख्य भाग में जब आप आएंगे तो दोनों के बीच व्यापार संबंधों में गतिरोध के जो कारण हैं उनको समझा दें। आपसी जरूरत जो है इन दोनों को, खास तौर पर पाकिस्तान को, उस पर प्रकाश डाल दीजिए। इसके साथ साथ में पाकिस्तान की कमजोर आर्थिक स्थिति को स्पष्ट कर देंगे, और अगर उसने अपने देश के अंदर में जो असंतोष है, जो महंगाई बढ़ रही है, उसको नियंत्रित करने के प्रयास नहीं किए तो उसके कैसे सामाजिक और राजनीतिक दुष्परिणाम हो सकते हैं, उसको भी अगर आप एक दो लाइन में लिख देंगे तो ठीक हो जाएगा। निष्कर्ष रूप में भारत और पाकिस्तान को दोनों को सार्क के मेंबर के रूप में सहयोग बढ़ाना चाहिए। अगर आपस में व्यापार को बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से विन विन सिचुएशन होगा दोनों के लिए। क्षेत्रीय व्यापार बढ़ेगा, दोनों क्षेत्रों में एक बड़ी जनसंख्या रहती है, तो जो मुनाफा अन्य देश कमाते हैं हमसे, वो मुनाफा हम एक दूसरे से कमा सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आपको समय से प्राप्त हो जाएंगे। अपना बहुत ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए। आप लोगों से मुलाकात होगी अगले सेशन में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।